हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स को, और आज के जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया स्टूडेंट वो है रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहां पर सुना अब हमें यह बताना है इनके दरमियान का मतलब सीपी और सीवी एक फॉर्मूले में हमें बनाना है। अभी तक हमने जितने भी हमने पढ़ा है, डिस्कशन करिए, उसके अंदर सीपी को हमने अलग पढ़ा था, सही है, और सीवी को अलग पढ़ा है। तो अब हम चाहते हैं कि जो सीपी और सीवी, सीपी का मतलब समझ चुके हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी का मतलब क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब हम चाहते हैं कि ये दोनों हमें एक फॉर्मूले में मिल जाए। यही मतलब होता है फिजिक्स के अंदर रिलेशन का। तो भाई स्टूडेंट्स, जब भी हम रिलेशन बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम इन दोनों में से एक फॉर्मूले से ही स्टार्ट करते हैं। जो भी लिखा हुआ होता है, जिनके दरमियान का भी रिलेशन कर रहे होते हैं, तो हम उन्हीं के फॉर्मूले से उसका रिलेशन बना रहे होते हैं, है ना, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा हुआ है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब हम पहले बात करेंगे ऐसे सिस्टम की जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो। तो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है स्टूडेंट, ये आपके सामने सिस्टम है, ये इनिशियल ही है और ये फाइनल ही है। तो अगर आप यहां गौर करें तो मैंने यहां रखा प्रेशर को कांस्टेंट। क्या रखा स्टूडेंट, यहां पर है प्रेशर कांस्टेंट, यहां पे पी था तो यहां भी पी है। वॉल्यूम चेंज होगा, V1 से कितना हो जाएगा, V2। टेम्परेचर चेंज हो गया, T1 से कितना हो जाएगा, T2। हीट चेंज होगी, तो ये सब चेंज हो रहा है। तो अब यहां पर इतना तो समझ में आ गया। अगर आप याद करें स्टूडेंट्स, हमने एक जगह थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन जब पढ़ी थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो अब हमने एक ऐसे प्रोसेस को डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में होता यह है कि प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। यहां तक क्लियर है, क्योंकि हम बात ही यही कर रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो हमें तो ये चाहिए होगा। चले आए सुने, अब इसको ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ी सी सपोजिशन करेंगे, तो मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो हम यहां सपोज कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर a system, सही है, at constant pressure when it is heated then according to first law of thermodynamics, स्टूडेंट क्या है, आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, आपको याद होगा अगर आपने मेरी वीडियो वाली देखी है। तो हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो यहां पे हमने पढ़ा था कि डेल्टा U बराबर होता है किसके, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। याद है कि नहीं याद है, तो आप बोलेंगे सर याद है ना। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, आप सबको याद होगा कि हमने इसके अंदर इसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन पढ़ी है, और वो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम उस एप्लीकेशन को देखें तो वो एप्लीकेशन बनती है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहां हम करेंगे क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आइसोबैरिक प्रोसेस, सही है। आइसोबैरिक प्रोसेस में हम क्या पढ़ा था स्टूडेंट, हमने पढ़ा था, तो यहां पर हमने पढ़ा था कि आइसोबैरिक प्रोसेस में कि डेल्टा U बराबर हो जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W को क्या कर दिया था हमने, आप बोलेंगे सर P डेल्टा V, तो यहां मैं लिख दूंगा P डेल्टा V।
तो ये हमें बताया था किसने, हमें बताया था आइसोबैरिक प्रोसेस में, जब हमने प्रेशर को चेंज नहीं किया था। जब प्रेशर को चेंज नहीं किया था तो हमें ये मिला था, ये इक्वेशन हमें मिली थी। डेरिवेशन देखनी है तो वो वीडियो जाके जरूर देखें, क्योंकि आज तो हमें डेरिवेशन पे फोकस थोड़ी करना है, हमें तो रिलेशन बनाना, तो उसकी डेरिवेशन पे फोकस करेंगे आज। चले भाई, यहाँ तो दो बातें क्लियर है। अब हमें करना है स्टूडेंट ये है कि मैं इसको इक्वेशन नंबर अभी 1 तो नहीं कहूंगा, तो मैं करता क्या हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमें बनाना है रिलेशन। और एक और बात यहाँ पे देखे जरा, फोकस करें तो अब हमें क्या मिला है, डेल्टा क्यू, है ना। अगर इस फॉर्मूले में अगर आप गौर करें तो यहाँ डेल्टा क्यू आपको नजर आ रहा है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब आप बोलेंगे सर ये डेल्टा क्यू नजर तो आ रहा है, लेकिन इसका फायदा क्या है ना। तो भाई देखिएगा, हम यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको याद आएगा कि हमने इसको पढ़ा है कहीं, हमने पढ़ा ना इसको, और इसका एक फॉर्मूला भी है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको दिखवाऊं पहले, तो मैं लिखवा देता हूं। तो यहां बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द मोलर स्पेसिफिक हीट, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं कि मोलर स्पेसिफिक हीट at constant pressure is defined as। चलो भाई स्टूडेंट, अब यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला है मोलर स्पेसिफिक हीट का। हम सिर्फ क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो हम लिख देते हैं C के साथ P, है। और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो C के साथ लिख देते हैं V। तो अभी बात कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की, फॉर्मूला चेंज नहीं है, फॉर्मूला सबसे पहले लिखवा दूं। C बराबर होता है किसके, C बराबर होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। तो स्टूडेंट क्लियर हो, कुछ उम्मीद है सब क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, हमने ये पढ़ा कि डेल्टा क्यू और इसके साथ अब हमें यहाँ पर, अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो यहां लगा दूंगा एक छोटा सा P और इस हीट के साथ लगा दूंगा छोटा सा P। क्लियर है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर अगर देखें जरा, फोकस करें तो स्टूडेंट्स, अगर यहां पर देखें सही है, तो ये जो हमारे पास आया है हीट, वो भी तो कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फॉर्मूले के डेल्टा क्यू पी को अरेंज करके लिखें तो स्टूडेंट, तो हमारे पास का फॉर्मूला क्या बनता है कि डेल्टा क्यू पी बराबर होगा किसके, ये जो एन डेल्टा टी है ये जाके सी पी से होगा मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, एन सी पी डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला। देख लिया। तो अब यहां पर ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये आई है डेल्टा क्यू पी की। तो अब हम इस डेल्टा क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एन सी पी डेल्टा टी। तो चलें, लेट्स पुट। सो स्टूडेंट्स, अब यहां पे हो क्या रहा है, अब हम इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इसके अंदर, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है स्टूडेंट, ये भी आइसोबैरिक प्रोसेस में आप जानते हैं कि प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो यहां क्यू के साथ पी आएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चले भाई, इसको मैं क्या करता हूं कि अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है डेल्टा क्यू पी की, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, आए करते हैं फटाफट। तो पुट the above value of delta qp in equation 1। किसमें करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का कैसे दिखती है। तो आए जरा देखते हैं। तो एक काम और कर दीजिएगा स्टूडेंट, ये माइनस का पी डेल्टा वी है ना, इसको मैं क्या करता हूं, इक्वेशन की इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाऊंगा। तो ये जो माइनस का आएंगे वो हो जाएगा चेंज, माइनस के कैसे हो जाएगा प्लस। तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो डेल्टा यू अपनी जगह पर है, ये आगे डेल्टा यू, ये माइनस का पी डेल्टा वी था, इक्वल टू की दूसरी साइड आया प्लस का हो गया। तो प्लस का पी डेल्टा वी, और ये बराबर है किसके, डेल्टा क्यू पी के। और डेल्टा क्यू पी की क्या वैल्यू आई है, एन
NCP डेल्टा T। तो अब हम इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है ना, यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, क्योंकि अब मुझे स्टूडेंट्स ये चीज तो मिटानी पड़ेगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि अब हमें आगे भी तो बढ़ना है ना। तो आगे बढ़ना है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूं तो अब हमें क्या करना है सबसे पहले, अब देखिए हमने क्या करा सबसे पहले, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने सबसे पहले तो ये लिया, सही। क्यों लिया इस प्रोसेस को हमने, इसकी वजह ये है क्योंकि हमें बात कर रहे थे सबसे पहले प्रेशर को कांस्टेंट करने की, और प्रेशर कांस्टेंट कब होता है, सिर्फ और सिर्फ आइसोबैरिक प्रोसेस में ना। अब हम बात करने जा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो अब मुझे बताएं कि कांस्टेंट वॉल्यूम कौन से प्रोसेस में होता है, कौन सी एप्लीकेशन में होता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो आपका जवाब आ गया होगा कि सर हमने पढ़ा है आइसोकोरिक प्रोसेस, तो अब हम यहां पर वही रिपीट करने जा रहे हैं। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट अब मैं सिर्फ क्या करने जा रहा हूं, तो अब यहां पर हम सिस्टम को मान लेंगे, सही। सिस्टम अब मैं डायग्राम चेंज करता हूं, आपके सामने कर रहा हूं। तो सिर्फ होगा क्या स्टूडेंट, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो आप सब जानते होंगे कांस्टेंट वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो होगा क्या, पिस्टन अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, पिस्टन अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट्स, मेरी बात पे जरा फोकस करिएगा, अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाता है तो आप सब जानते हैं वर्क डन 0 हो जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि वर्क डन का हम सब जानते हैं फॉर्मूले को। वर्क डन बोलता है, फॉर्मूला बोलता है F.D, फोर्स लगे, फोर्स की वजह से, फोर्स अप्लाई होने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए तो हम बोलते हैं फिजिक्स के अंदर वर्क डन हो गया। लेकिन अब ये पिस्टन है, सही है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं कर रहा, तो यहां वर्क डन होगा क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं होगा। क्लियर सी बात है। और सिंपल एक और रीजन बता दूं, तो जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ इनिशियल से फाइनल में जाते हुए, तो चेंज जो हम निकालेंगे वो तो 0 आएगा ना स्टूडेंट्स। और जब 0 आएगा तो इस डेल्टा V की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और 0 से अगर हम प्रेशर को मल्टीप्लाई कराएंगे वो प्रेशर भी 0। तो इसका मतलब है जब हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो सिर्फ हमें ये चीज नजर आ रही होती है, समझे। P नहीं आएगा क्योंकि प्रेशर की बात थोड़ी है कांस्टेंट, उस वक्त प्रेशर तो अपनी जगह पर चेंज हो रहा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ होगा इसमें। आइसोकोरिक प्रोसेस अगर आपने नहीं देखा ना तो देख ले, वरना थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको रहेगी, है ना। ताकि वो अलग टॉपिक था, उसमें हमने उसी बारे में बात करी तो वो ज्यादा क्लियर करेगा आपको। क्लियर है। चले अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आ जाते हैं वापस। हमने सबसे पहले क्या करा था, अब यहां पर हम वापस कंसाइडर करेंगे, सही है। अगेन कंसाइडर सिस्टम, अगेन consider a system at constant volume। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां मैंने लिख दिया कांस्टेंट वॉल्यूम। चले भाई स्टूडेंट यहां तक के लिए, व्हेन इट इज हीटेड देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या तो आप क्या करें, ये लाइन ना लिखे, मसला नहीं है, आप यहां लिखें अकॉर्डिंग टू द आइसोबैरिक प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहां पर आपको नजर आ जाएगा ना ये, तो मैं यहां से करवा देता हूं, ये आपकी मर्जी है। तो अब मैं यहां लिखूंगा कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा अब ये, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहां मैं लिखता हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, चलिए स्टूडेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता था, ये फैक्टर हम नहीं लिखते थे, ये टर्म हम नहीं लिखते थे क्योंकि वो 0 हो जाती थी। यहां लिख देता हूं कि डेल्टा W इक्वल टू 0। डेल्टा W किसके बराबर हो जाता है, 0 के, जब भी, और ये P नहीं आएगा, बस इस बात का ख्याल रखना है। बाकी अब देखिए हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 सपोज करी थी, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये जो अब बनी है ये कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 3। फिर याद कर रहा हूं, पहले जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद हमने दूसरी करी इक्वेशन नंबर 2, अब कौन सी आएगी, इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये होगी इक्वेशन नंबर 3।
क्लियर है। अब हमें करना क्या है, अब यहां पर फिर याद करें, क्योंकि मैं आपको पीछे से पढ़ा रहा हूं ताकि आप जब लिखें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, हमने जैसा यही करा था बिल्कुल वैसे ही होगा। हमने यहां पर लिया एट मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो सीवी भी तो आ रहा है। तो अब जब हम इस फॉर्मूले को कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लेंगे तो यहां पी को हटा के वी लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, चलाया करते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब यहां लगा दूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज, तो बस सिंपल है। तो ये सी तो आ गया। अब इस पी को हटा के मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, सिर्फ मैं यहां लगा दूंगा वी को। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पी की जगह भी क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चले, तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अब हमारे पास इस तरीके का कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको फिर अरेंज करना पड़ेगा जिस तरीके से हमने कांस्टेंट प्रेशर वाले में क्या करा था, डेल्टा क्यूबी के लिए अरेंज करा था। अब हमें किसके लिए करेंगे, क्यूवी के लिए अरेंज करेंगे। और इसको भी मैं कर देता हूं क्यूवी, क्योंकि ये बता रहा है क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। इस प्रोसेस में क्या हुआ, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो मैंने लगा दिया इसके साथ वी। क्लियर है। चलें, अब यहां पर मैं इसको अरेंज कर देता हूं किसके लिए, डेल्टा क्यूवी के लिए। तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा, देखिएगा एन डेल्टा टी इधर जाके सी वी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये सिर्फ मैं क्या करूंगा, इस सी के साथ जो पी लिखा हुआ है मैं इसको कर दूंगा सी के साथ वी। बाकी इक्वेशन ये वाला पी है, इसको भी मैं काट के क्या कर दूंगा, वी, बस। तो ये हमें क्या मिल गया, अब हमें डेल्टा क्यू वी की मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चले, तो अब हो क्या रहा है, अब हम इसको जो डेल्टा क्यूवी की जो हमारे पास वैल्यू आई है, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। किसके अंदर करेंगे, जो हमने डेल्टा क्यूवी की वैल्यू हमने निकाली है, कैसे निकाली है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्मूले से। क्लियर। तो अब हमने क्या करा, इस वैल्यू को डेल्टा क्यूवी की इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। तो मैं यहां लिखूंगा पुट द अबव वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू वी, पी की नहीं वी की। तो यहां पे मैं किसको करूंगा, पी को हटा के वी करूंगा और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। चले, तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 की तरफ गौर करते हैं और इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। चले स्टूडेंट्स, जो गौर करें, तो अब देखिएगा डेल्टा क्यू वी क्या आ जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। तो मैं लिख रहा हूं, तो डेल्टा यू बराबर आ जाएगा किसके, एन सी वी डेल्टा टी के। तो दिस इज ओवर 4th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स पूरी 4 इक्वेशन हो गई। सिर्फ आपको 2 चीजें इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए याद रखनी है। सबसे पहली बात, क्योंकि अगर आपने स्टेप को याद नहीं करा ना तो डेरिवेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब मुश्किल है नहीं, सिर्फ आपको याद करना है। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा ताकि ये डेरिवेशन आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाए। सबसे पहले याद करें, डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए, डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक सिस्टम बना लेना है। क्योंकि हमने पढ़ा है इसके अंदर प्रेशर को, कांस्टेंट प्रेशर को और कांस्टेंट वॉल्यूम को। तो पहले क्या आ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर। तो अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट प्रेशर वालों को याद करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है ये। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सोचा, तो हमें याद आया कि हमने डिस्कशन करी थी जब फर्स्ट लॉ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो वहां हमने पढ़ा था कि आइसोबैरिक प्रोसेस को, क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर प्रेशर चेंज नहीं होता, तो इस कंडीशन के हिसाब से हमें तो वही फॉर्मूला चाहिए ना। तो अब हमने उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया था, लिख दिया, फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दिया। उसके बाद हमने जब उसकी बात करी इसके प्रोसेस की, तो ये आ गया। आने के बाद हमने क्या करा, फिर हमें याद आया कि अब ये तो आ गई, इसके अंदर हीट जो आ रही है हमारे पास, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है,
तो उसको तो हमें लाना पड़ेगा ना। मोलर स्पेसिफिक हीट जब तक आएगी नहीं स्टूडेंट, तो हम किससे इनका रिलेशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को आना जरूरी है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाली अलग है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली अलग है। तो अभी हम बात कर रहे थे कांस्टेंट प्रेशर की शुरू में, तो उसकी वजह से हमने कांस्टेंट प्रेशर वाला ही मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिया, और उसको भी हमने किसके लिए अरेंज कर दिया? डेल्टा क्यूपी के लिए। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में भी डेल्टा क्यूपी था, और इक्वेशन नंबर 2 जो हमने जो हमने फॉर्मूला बनाया था उसके अंदर, तो उसके अंदर भी डेल्टा क्यूपी आ रहा था, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे भी आ रहा था। हमने क्या करा? डेल्टा क्यूपी के लिए अरेंज करा, और उस वैल्यू को डेल्टा क्यूपी की जो हमारे पास आ रही थी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के फॉर्मूले के साथ, जब हमने डेल्टा क्यूपी के लिए अरेंज करा तो हमें एक वैल्यू मिली, और उस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा था, तो हमें हमारा मिल गया था। किसका? हमें उसके बस एक चीज मिल गई थी। इसी तरीके से हमने सेम काम वही रिपीट करा, सिर्फ वॉल्यूम को लगा के थर्मोडायनामिक्स का प्रोसेस इस्तेमाल करा, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, लिया। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला, फिर हमें पता था क्योंकि यहाँ बात हो रही है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो हमें उसको फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला लगाया हमने, और यहाँ के इसको भी डेल्टा क्यूवी के लिए अरेंज करा, और डेल्टा क्यूवी की जो वैल्यू आई हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका। अब सर हमें क्या आगे करना है? हमें इक्वेशन तो सपोज कर ली, अब हमें आगे करना क्या चाहिए सर? तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले जो हमने इक्वेशन नंबर 2 को सपोज किया था, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ गई? इक्वेशन नंबर 2 मैंने शायद बिठा दी ना, तो इक्वेशन नंबर 2 का काम है हमारे को। तो इक्वेशन नंबर 2 लिखवा दूं? चले देखिए मैं लिखवा देता हूं। तो यहां मैं लिखवा देता हूं इक्वेशन नंबर 2 को, यहां लिखवा देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? लिखा था डेल्टा यू लिखा था, और उसके बाद फिर हमने क्या लिखा था? एन सी पी डेल्टा टी, ये लिखा। उसके बाद हमने क्या करा था? माइनस पी डेल्टा वी। तो दिस इज ओवर इक्वेशन नंबर 2। पढ़ा था ना स्टूडेंट्स? तो आपको याद आ जाना चाहिए कि सर यस यू आर राइट, आप सही है। हमने इसी को इक्वेशन नंबर 2 को हमने अभी पढ़ा था, और यही वो इक्वेशन नंबर 2 थी जो हमने बनाई थी। उसमें क्या लिखा हुआ है? डेल्टा यू किसके बराबर है? इसके। क्लियर है? अब हमारे पास देखें डेल्टा यू की वैल्यू आ चुकी है, जरा गौर करवाइएगा जरा इधर। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का काम तो खत्म हो चुका है। खुद सोचें, क्योंकि हमने वैल्यू जो निकाली थी वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ही तो पुट करी थी, और इक्वेशन नंबर 3 में जब हमने पुट कर दी तो वो इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तो इसका मतलब है अभी हमारे लिए सिर्फ कौन सी काम की इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों आपके सामने लिखी हुई है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, जिसको नोट करना है कर ले, मैं साइड में हो रहा हूं, जल्दी से नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। चले नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चले अब हम करते क्या है, इसको रब करते हैं, और इसको देखते हुए हम आगे जो सॉल्व कर सकते हैं करेंगे। तो जल्दी से मैं इसको रब करता हूं, फिर आपको आगे क्लियर करता हूं आगे चीजें। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो हो गया रब। अब यहां पर अब इसके अंदर आपको करना क्या है, ये बात तो सबसे मेन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डेल्टा यू की जो वैल्यू है ना, डेल्टा यू की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है? डेल्टा यू की वैल्यू है एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि हम तो रिलेशन बना रहे हैं ना किसके दरमियान का? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम चाहते हैं वो दोनों एक फॉर्मूले में आए, तो वो लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे, अब इस डेल्टा यू वाली वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। समझे? देखें इक्वेशन नंबर 2 में डेल्टा यू नहीं आ रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर आ रहा है। तो इस डेल्टा यू की जो हमारे पास वैल्यू आई है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं। तो बस लिख रहा क्या हूं, देखिएगा, पुट डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एन सी वी डेल्टा टी इन इक्वेशन कौन सी? 2। क्लियर है? अब सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में मैं सिर्फ डेल्टा यू की जगह क्या पुट कर दूंगा? सही है। तो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस को इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो एन सी पी डेल्टा टी, चलो मैं इसको यही रख देता हूं। देखिए मैं सिर्फ इसको ले आ रहा हूं, माइनस वाले को प्लस कर रहा हूं। देखिएगा ये सबसे पहले ये
ये आ गया डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, एन सी वी डेल्टा टी, ये आ गई डेल्टा यू की वैल्यू। ये माइनस का था, इधर आके क्या हुआ प्लस का, पी डेल्टा वी इक्वल टू, इसके बाद ध्यान से देखते जाइएगा, इसके बाद क्या बचा, एन, ये आ गया एन सी पी डेल्टा टी, ये आ गया। तो सुनिए, अगर थोड़ा बहुत अगर आप गौर करें तो आपको एक चीज याद आएगी, हमने पढ़ा है कि पीवी, पीवी किसके बराबर होता है, पीवी, पी डेल्टा वी की बात नहीं कर रहा मैं अभी, अगर जनरली अगर सोचें तो पीवी किसके बराबर होता है, तो आपको याद आएगा कि हमने पढ़ी जनरल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर होता है एन आर टी के। होता है कि नहीं होता है, तो आप बोलेंगे सर होता है। अगर मैं इस वॉल्यूम के साथ डेल्टा लगा दूं तो इसके साथ एक नंबर ऑफ मोल के साथ तो डेल्टा आ ही नहीं सकता, आर एक कांस्टेंट है, इसके साथ तो डेल्टा आ ही नहीं सकता, टेम्परेचर के साथ आ सकता है क्योंकि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर होता है, तो यहां लगा दिया। तो इसका मतलब है कि पी डेल्टा वी बराबर होगा किसके, एन आर डेल्टा टी के, है ना, क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, बस मैं यहां लिख दूंगा, शो करा दूंगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां शो करा दूंगा स्टूडेंट के पी डेल्टा वी बराबर होता है किसके, एन आर डेल्टा टी के। चलो मैं इसको ऐसी तरीके से नहीं कर रहा, तो हो क्या रहा है मैं सिर्फ ये बता देता हूं आपको, ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सिर्फ इसकी जगह में क्या लिखूंगा, एन आर डेल्टा टी, तो एन सी वी डेल्टा टी प्लस ये पी डेल्टा वी की जगह आ जाएगा एन आर डेल्टा टी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी है ना, तो ये आ जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। क्लियर है यहां तक, उम्मीद है क्लियर होगा। अब हमें देखना है कॉमन चीजों को कि जो दोनों के पास हो, प्लस से पहले वाले के पास भी, प्लस के बाद वाले के पास भी, तो इन दोनों में टर्म के अंदर, इन दोनों टर्म के अंदर क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है। इसके पास एन है, यहां भी एन है, यहां डेल्टा टी है, यहां भी डेल्टा टी है, बस दो चीजें कॉमन है, तो ले लो कॉमन, चले ले लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते ना। तो मैंने क्या करा, एन और डेल्टा टी को ले लिया कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, सी वी प्लस ये क्या बचा, आर, यहां क्या बचेगा, आर, एन और डेल्टा टी कॉमन आ गए, क्या बचा, आर, ये आ गया आर इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। अब स्टूडेंट ये जो एन डेल्टा टी है इस ब्रैकेट के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, अब मैं ले जाऊंगा इसको डिवाइड में, पता ना मल्टीप्लाई से इक्वल टू की दूसरी साइड जाते हैं तो मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में चले जाता है, सिंपल मैथ है, तो आपको आना चाहिए। तो सी वी बराबर आ जाएगा किसके, सी वी प्लस आर बराबर आएगा किसके, एन सी पी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। सो स्टूडेंट यहां पर ऊपर देखेंगे, न्यूमरेटर में देखेंगे तो कोई भी प्लस वाला साइन नहीं है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं एन से एन काट सकता हूं, डेल्टा टी से डेल्टा टी को काट सकता हूं। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट जरा, तो सी वी सही है, सी वी ये देखें, एक काम ये करता हूं, हमें आर को देखिएगा, आर को ध्यान से देखिएगा, आर को यही रहने दीजिए, आर को यही रहने दीजिए, और हमें तो क्या करना है, सीपी और सीवी का रिलेशन बताना है, तो देखिएगा जरा, सीवी यहां पर प्लस का है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो यहां मैं ब्लैक से लिख देता हूं, तो सी पी माइनस सी वी बराबर आ जाएगा किसके, आर के। फिर बता रहा हूं, सीपी यहां पर था, सिर्फ सीवी को इक्वल टू की दूसरी साइड ले गए, नेगेटिव हो गया, तो यहां पर आर के बराबर हो गया। अगर देखें मेरी बात को सुनिएगा, जब हम किसी भी दो नंबर को क्या करते हैं, फाइनल और कंडीशन बनाते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम फाइनल इनिशियल, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें और हमें क्या आंसर क्या मिले, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है फाइनल जो वाली जो वैल्यू है सीपी क्या होगा, सीवी से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, 7 माइनस 4 कर दिया, तो 7 में से 4 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपका जवाब आएगा सर हमें मिलेगा 7 में से 4 माइनस 3, तो मुझे बताएं कि 3 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव है। अब देखिएगा जरा, मैंने क्या करा, 7 में से माइनस करा 8 को, है
अब 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो देखिए बड़ा नंबर कौन सा है 8, उसका साइन कौन सा है नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस 7, 8 में से 7 को माइनस कर दें कितने बचेंगे 1, तो यहां -1। तो ये हमें पता चला कि बड़ी वैल्यू में से अगर हम छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे होते हैं तो हमें आंसर मिलता है पॉजिटिव, है। तो यहां पर भी तो यही है कि बड़ी वैल्यू समझो CP ही होगी, जब भी तो बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है पॉजिटिव, जब यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है। अगर ये CV अगर बड़ा होता CP से तो CV की वैल्यू बड़ी होती है और CP की वैल्यू छोटी होती, तो यहां पर हमें जो आंसर मिलता वो माइनस में मिलता। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि CP ग्रेटर देन होगा किससे, CV से। समझ में आ गया स्टूडेंट, उम्मीद है क्लियर है ना। चलें भाई, अब यहां जाके हमने डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिया, हमने ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया जो हमसे सवाल में बोला गया था कि CP माइनस CV बराबर होता है R के। रिलेशन है, एक फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा है CP का क्या मतलब है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV का क्या मतलब है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R का क्या मतलब है, जनरल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, R की एक खास वैल्यू होती है फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर जाए, यूनिट्स का प्रभाव होती है। अगर हम R की वैल्यू देखेंगे SI यूनिट के हिसाब से, क्योंकि हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं SI यूनिट्स के ज्यादातर, तो SI यूनिट के हिसाब से R की जो हमारे पास वैल्यू आती है 8.313 आती है कम से कम। तो 8.3 अप्रोक्सीमेटली मैं समझा देता हूं, ऐसी है, समझे। तो ये आती है 8.3 R की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर है, उम्मीद है क्लियर है। यूनिट में आपको बता दूं तो यूनिट देखिएगा जरा, PV इक्वल टू NRT। R के लिए अरेंज करेंगे तो यहां पर PV ये N और T यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां आ जाएगी डिवाइड में, तो ये किसके बाद R। अब हम R का यूनिट कैलकुलेट कर लें, प्रेशर, ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का, ATM। क्या होता है ATM, सॉरी गलती होगा स्टूडेंट, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट होता है क्या, मीटर क्यूब, डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होता है मोल, उसके बाद टेम्परेचर का यूनिट होता है ऐसा यूनिट केल्विन। 2 मीटर थे, 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो यहां हमें यूनिट मिलेगा न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ R। क्लियर है, R का यूनिट आपको मिल गया न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको हर चीज क्लियर है, किस तरीके से हमने डेरिवेशन को स्टार्ट किया था और किस तरीके कहां पे आके हमने खत्म करा, हर स्टेप समझा दिया। इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होने वाला है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।